वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एम्पायर की जिसने अपनी जीत को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि विशालकाय चट्टानों पर हमेशा के लिए तराश दिया। हम विजयनगर आर्किटेक्चर की शानदार दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स की कहानी नहीं है, ये एक साम्राज्य के सपनों, उसकी ताकत और उसकी कला की कहानी है। आइए पत्थर में लिखी इस दास्तान को पढ़ते हैं। जरा सोचिए, विजयनगर के राजाओं ने सिर्फ जंग के मैदान नहीं जीते, उन्होंने अपनी हर एक जीत को ग्रेनाइट की चट्टानों पर हमेशा के लिए कैद कर दिया। एक ऐसी लेगेसी जो सदियों बाद आज भी हमें हैरान कर देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से। साल था 1335, जब एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, विजयनगर। और इसकी राजधानी थी हम्पी, एक ऐसा शहर जो सिर्फ राजाओं का घर नहीं था बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की संस्कृति, कला और ताकत का धड़कता हुआ दिल था। अब विजयनगर की सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? इसका डबल कैरेक्टर। एक तरफ तो ये उत्तर से हो रहे हमलों के खिलाफ एक कल्चरल बुलवर्क की तरह खड़ा था, मतलब एक सांस्कृतिक किला जो दक्षिण की परंपराओं के लिए एक ढाल बना हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ ये एक मेल्टिंग पॉट भी था, एक ऐसा संगम जहां अलग अलग कलाएं और स्टाइल्स आकर मिलती थी और एक बिल्कुल नया अद्भुत रूप ले लेती थी। तो यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि विजयनगर के रूलर्स ने जीरो से कोई नई स्टाइल इजाद नहीं की। नहीं, उन्होंने एक ग्रैंड सिंथेसिस तैयार किया। मतलब उन्होंने अपने से पहले की सल्तनतों से सबसे बेहतरीन चीजें उठाई और उन्हें मिलाकर एक ऐसी स्टाइल बनाई जो पूरी तरह से उनकी अपनी थी। तो ये मिक्सचर बना कैसे? सोचिए, जैसे कोई शानदार रेसिपी तैयार की हो। उन्होंने चोल एम्पायर से सीखा कि कैसे बड़े स्केल पर ग्रैंड कंस्ट्रक्शन करना है। होयसल साम्राज्य से मूर्तियों की वो बारीक इंट्रिकेट नक्काशी की कला ली। पांड्यों से वो विशाल और शाही गेटवेज यानी गोपुरम बनाना सीखा और चालुक्यों से अपनाया इमारतों का मजबूत इंजीनियरिंग लॉजिक। ये इन सब का एक परफेक्ट ब्लेंड था। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये ट्विस्ट था उनके नॉर्थ के दुश्मनों यानी बीजापुर की सल्तनत का प्रभाव। और ये एक ऐसा प्रभाव था जिसने दक्षिण भारत की आर्किटेक्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये कितना बड़ा चेंज था इसे समझिए। साउथ इंडिया का जो ट्रेडिशनल मंदिर आर्किटेक्चर था वो लिंटेल एंड बीम तकनीक पर आधारित था, मतलब सीधे खंभों के ऊपर एक सीधी बीम रखना, बस। लेकिन विजयनगर के आर्किटेक्ट्स ने एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से आर्च एंड डोम यानी मेहराब और गुंबद की टेक्निक को अपनाया और इसे अपनी इमारतों, खासकर महलों और पब्लिक बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया। ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। तो चलिए अब इस स्टाइल की एनाटॉमी को समझते हैं। इसे तोड़कर देखते हैं कि वो कौन से खास एलिमेंट्स थे जो विजयनगर की इमारतों को आज भी तुरंत पहचानने लायक बनाते हैं। विजयनगर में मंदिर की दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं थीं, वो एक नैरेटिव टैपेस्ट्री थीं, एक कहानी सुनाने वाला कैनवस। इन पर रामायण और महाभारत की कहानियों को बड़े पैमाने पर उकेरा गया था। और कमाल की बात यह है कि साथ ही साथ इस्लामिक आर्ट से प्रेरित जटिल जियोमेट्रिक पैटर्न भी थे। हिंदू महाकाव्यों के साथ ये पैटर्न एक अद्भुत संगम बनाते थे। देखिए, इससे पहले मंदिरों में आमतौर पर सिर्फ एक मेन गेटवे या गोपुरम होता था, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने इस परंपरा को बदल दिया। उन्होंने मंदिर के चारों तरफ, चारों दिशाओं में विशाल गोपुरम बनवाए। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि एक अभेद्य किला भी है जो एम्पायर की ताकत दिखाता है। और अगर विजयनगर स्टाइल की कोई एक पहचान है तो वो है इसके मोनोलिथिक पिलर्स। सोचकर देखिए, एक ही विशाल चट्टान से तराशे गए खंबे, इन पर अक्सर याली की नक्काशी मिलती है। एक माइथोलॉजिकल जीव जिसका शरीर घोड़े जैसा, चेहरा शेर जैसा और सूंड हाथी की होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ खंभों के अंदर छोटे छोटे सब पिलर्स तराशे गए हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत के सातों सुर निकलते हैं। पत्थर से संगीत, कमाल है ना? विजयनगर स्टाइल का एक और बड़ा इनोवेशन था कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट। यह मंदिर के अंदर एक बड़ा खुला हुआ हॉल होता था जिसे खास तौर पर देवी देवताओं की सालाना शादी की रस्म के लिए बनाया गया था। यह विजयनगर की सजावटी कला का पीक माना जाता है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। चलिए अब एक वर्चुअल टूर पे चलते हैं और हम्पी के असली चमत्कारों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विट्ठल स्वामी मंदिर की। ये अपने अविश्वसनीय म्यूजिकल पिलर्स के लिए मशहूर है
और हाँ, यहीं पर वो मशहूर पत्थर का रथ भी है, जो असल में एक छोटा मंदिर ही है जिसे रथ का रूप दिया गया है। ये आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है सच में। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर। ये हम्पी का सबसे पुराना और सबसे पवित्र पूजा स्थल है। इसका विशाल गोपुरम आज भी दूर से ही दिखाई देता है और उस एम्पायर के गौरव की याद दिलाता है। अब जरा विजयनगर की ताकत और उसके स्केल को समझने के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 6.7 मीटर्स। ये हम्पी में उग्र नरसिंह की विशाल मोनोलिथिक मूर्ति की ऊंचाई है। भगवान विष्णु का ये रौद्र रूप 7 सिरों वाले सांप आदिशेष पर बैठा है और ये पूरा का पूरा एक ही चट्टान से तराशा गया है। ये विजयनगर की रॉ पावर का प्रदर्शन है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस स्कोर कार्ड के साथ एक क्विक रिकैप करते हैं। पिलर्स मोनोलिथिक जिन पर याली की नक्काशी है। मंडप कल्याण मंडप का इनोवेशन। गोपुरम चारों दिशाओं में प्रभाव द्रविड़ और इंडो इस्लामिक स्टाइल्स का यूनिक मिक्सचर। और आइकॉनोग्राफी दीवारों पर कहानियों की घनी नक्काशी। यही है विजयनगर स्टाइल का सार। एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आर्किटेक्चर की लेगेसी आज भी जिंदा है। तो आखिर इस स्टाइल का इंडियन आर्किटेक्चर के इतिहास में क्या महत्व है? कई इतिहासकार विजयनगर स्टाइल को कॉलोनियल पीरियड से पहले के ओरिजिनल हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर का आखिरी महान चैप्टर मानते हैं। ये एक ऐसा शानदार विस्फोट था जिसने अपने पूर्वजों से तो सीखा ही, अपने दुश्मनों से भी प्रेरणा ली। ये एक ऐसी स्टाइल दी जो एक ही समय में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी और एक स्पिरिचुअल घोषणा भी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विजयनगर की वास्तुकला हमें दिखाती है कि पत्थर सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, वे इतिहास लिखते हैं। वो हमें एक सिविलाइजेशन की ताकत, उसकी क्रिएटिविटी, उसके विश्वास और यहां तक कि उसके डर के बारे में भी बताते हैं। यह सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।